तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। लेकिन कल हमारे लाइव में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से आज शाम तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। प्रॉब्लम क्या थी? लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से इन्वर्टर भी बार बार डाउन हो जा रहा था। लेकिन अब जो है इन्वर्टर का साइज भी बढ़ा दिया है, और आप लोगों की तैयारी के लिए हम लोगों ने इतनी जान लगा दी है कि अब कभी भी लाइव बीच में नहीं रुकेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। बस ज्यादा देर ना करते हुए, जो हमारी कल की क्लास छुट्टी थी उसी क्लास को, अब लाइव का टाइम तो बचा नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके क्लास भेज रहा हूं। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं, और इतनी ही उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं कि आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए इतना सीरियस हो जाएं। क्लियर है? तो आज की क्लास बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि हमारे एग्जाम्स में किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन के बेसिस पर और कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर बात अगर इतनी क्लियर है तो चलिए पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फल उत्पादन से संबंधित कृषि की विशेष शाखा कौन सी है? विच स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट। दैट मीन्स कि बात यहां पर की जा रही है कि जो हमारी कृषि है इसकी भी कई सारी शाखाएं होती हैं, जिसको हम भौगोलिक भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। और जब हम अलग अलग नाम से जानते हैं तो इसी से संबंधित हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है ओलेरिकल्चर, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, एंड डी ऑप्शन है पोमोलॉजी। तो आंसर तो इसका सर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोमोलॉजी। लेकिन अब हम आगे की तरफ अगर बढ़ें तो यहां पर हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके से कौन सी चीज यहां पर आ जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे देख लेते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड के जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, उन सारे ब्रांचेस को एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए तो अंगूरों का उत्पादन, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स का जो अंगूरों का उत्पादन है उसको हम भौगोलिक भाषा में क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे सर हम वीटिकल्चर। कृषि की कौन सी शाखा में अंगूरों की खेती की जाती है? तो वीटिकल्चर में की जाती है। उसके बाद अगर दूसरी बात की जाए तो पीसी कल्चर। और पीसी कल्चर में क्या किया जाता है मेरे भाई? पीसी कल्चर में किया जाता है मछली पालन की क्रिया। ठीक है, फिश फार्मिंग, मछलियों को पालना, मछलियों का उत्पादन करना। ठीक है भाई, जब मछली पाली जाएंगी फिर खाई जाएंगी, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन होता है। सी फूड आप सब जानते हैं दुनिया में कितना ज्यादा फेमस है, इसीलिए मछलियों को पाला जाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर? अगली बात सेरीकल्चर। ठीक है, तो सेरीकल्चर किस लिए इंपॉर्टेंट है? रेशम उत्पादन व रेशम कीट का पालन। ठीक है, अगर आप मतलब सिल्क प्रोडक्शन और रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है रेशम उत्पादन की। ठीक है जी, रेशम का उत्पादन करना। और रेशम कब पैदा होगा? जब हम रेशम के कीड़े को पालेंगे। ठीक है, तो रेशम का कीट पालना। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या आ जाता है? बागबानी फसलों के बारे में। इसमें फल और सब्जियां आदि आ जाती हैं, जैसे मतलब जो सब्जियां, जो फल बागों में उगाए जाते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, अमरूद की बगिया होती है ना, आम की बगिया होती है, इसी तरीके से वो सारी चीज जो है इसमें आ जाएगी। उसके बाद सर ओलेरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर क्या होता है? सब्जियों की खेती। क्या होती है? सब्जियों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। उसके बाद सर अगली बात की जाए तो अगली है सर एपी कल्चर। कौन सा? एपी कल्चर। तो एपी कल्चर किससे रिलेटेड है? शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। ठीक है, रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी। ठीक है, शहद को पाने के लिए मधुमक्खियों को पालना, सिंपल सा। उसके बाद फ्लोरिकल्चर किस चीज से रिलेटेड है सर? फूलों की खेती। तो फूलों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। और फ्लावर्स क्यों पाला जाता है भाई? गुलाब पाला जाएगा। अगर भाई गुलाब का उत्पादन किया जा रहा है तो गुलाब जल बनाया जाएगा उससे। ठीक है, शादी ब्याहों में जो है, बर्थडे में उनके जो है डेकोरेशन होगी फ्लावर्स से, है ना। वो कुछ फ्लावर्स जो है भाई, जिससे सूरजमुखी हो गया तो उससे तेल निकाला जाता है ना। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें, तो फ्लोरिकल्चर जो है उसमें आ जाएगा। फिर सर सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर में क्या आ जाता है? वनों का संरक्षण व प्रबंधन। ठीक है, वनों का संरक्षण मतलब वनों को
बचाना, ठीक है, फॉरेस्ट्री कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, क्लियर। उसके बाद सर वर्मी कल्चर की बात की जाए तो आपने सुना होगा वर्मी कंपोस्ट के बारे में, तो वही चीज है, देखो केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाना, मतलब केंचुओं की सहायता से जैविक खाद तैयार करना, ठीक है, कंपोस्टिंग यूजिंग अर्थवॉर्म्स, ठीक है भाई, क्लियर है। अगली बात अगर हम अगली चीज देखें तो अगला क्या है सर, अगला है मोरी कल्चर। क्या है? मोरी कल्चर। ओके तो मोरी कल्चर में क्या आ जाएगा, मोरी कल्चर में आ जाएगा हमारा रेशम कीट हेतु, ठीक है। पहला क्या था, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या था, सेरीकल्चर था। सेरीकल्चर में हम रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीट का पालन कर रहे थे, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो मोरी कल्चर जो होता है, यहां पर रेशम के कीट के लिए क्या कर रहे हैं, शहतूत की खेती कर रहे हैं, क्योंकि रेशम का कीट रहता कहां पर है, उसके लिए सबसे उचित स्थान कहां पर है रहने का, तो वो क्या है सर, शहतूत का पेड़, ठीक है, क्लियर है। तो मोरी कल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, रेशम के कीट को पालन के लिए शहतूत की खेती करते हैं, ताकि वहां पर क्या हो सके, रेशम का कीट रह सके, और जब रेशम का कीट रहेगा तो रेशम भी उत्पादित होगा, और फिर कौन सा कल्चर आ जाएगा, फिर सर सेरी कल्चर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सेरी कल्चर आ जाएगा। और मोरी कल्चर में क्या होगा, मोरी कल्चर में सर शहतूत की खेती की जाएगी रेशम के कीट को उगाने के लिए। उसके बाद सर अगर बात की जाए तो एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में क्या होता है, बिना मिट्टी के हवा या मिस्ट में पौधे उगाना, ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स इन एयर और मिस्ट विदाउट सॉइल, मतलब बिना जैसे आपने देखा होगा कई बार जो चने होते हैं ना, भीगे हुए चने, ठीक है, तो बिना पानी के, बिना मिट्टी के जो है उन चनों को अंकुरित किया जाता है हवा में ही, ठीक है, तो एरोपोनिक्स हो गया। भाई यहां पर अगर हम अगली बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स की बात की जाएगी, मतलब पोषक घोल में बिना मिट्टी के पौधे उगाना, सॉइल लेस कल्टीवेशन यूजिंग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ओके। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो क्या आ जाएगा सर, अगला आ जाएगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को बोलते हैं फ्रूट साइंस, फल विज्ञान, ठीक है, फल विज्ञान या फ्रूट साइंस को क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद घासों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्रासेस, ये क्या कहलाता है, तो ये एग्रोस्टोलॉजी कहला जाता है। क्या कहला जाता है, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में क्या होगा सर, घासों का अध्ययन किया जाएगा, स्टडी ऑफ ग्रासेस की जाएंगी, क्लियर। उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में सर क्या होता है, कृषि और वानिकी का मिश्रण होता है ये, ठीक है, इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर विद ट्रीज, ओके। अगली बात अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। तो जैविक खेती में क्या होता है, जैविक खेती में रसायन मुक्त खेती की जाती है, जैसे यूरिया, डाया, जो जितने भी फर्टिलाइजर हैं, विदाउट फर्टिलाइजर जो पारंपरिक तरीके से खेती की जाएगी उसको हम जैविक खेती बोलते हैं। जैसे इसमें नीम का इस्तेमाल किया जाता है, एलोवेरा, बहुत सारे जो हैं जो पुराने परंपराओं से चलते आ रहे हैं खाद, उन्हीं के बेसिस पर जो है यहां पर खेती की जाती है, उसको जैविक खेती बोला जाता है, ठीक है। फिर एपोबायोलॉजी। एपोबायोलॉजी में क्या होता है, मधुमक्खियों का अध्ययन, ठीक है, तो मधुमक्खियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बीज, तो मधुमक्खियों के ऊपर अध्ययन अगर आप कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, एपोबायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कौन सा आ जाएगा, फिर हमारा एर्बोरिकल्चर, ठीक है, कौन सा, एर्बोरिकल्चर। तो एर्बोरिकल्चर आ जाएगा। एर्बोरिकल्चर में क्या होता है, वृक्षों व झाड़ियों की खेती, ठीक है, वृक्षों, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद आ जाएगा मैरीकल्चर। कौन सा आ जाएगा, मैरीकल्चर। और मैरीकल्चर में क्या होता है मेरे भाई, मैरीकल्चर में हम लोग समुद्री मछली पालन करते हैं, मरीन फिश फार्मिंग करते हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाली मछलियां हैं उनका पालन करते हैं, ठीक है। उसको हम किसी भी तरीके से पाल सकते हैं, बिजनेस पर्पस से पाल सकते हैं, लोग फिर उन्हें अपने एक्वेरियम में पालते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्हें पालेंगे, फिर उनको मार्केट में बेचेंगे, अच्छा दाम मिलेगा, ठीक है। कौन से कल्चर, मैरीकल्चर के बेसिस पर, इज दैट क्लियर। उसके बाद फिर क्यूनिकल्चर। क्यूनिकल्चर में क्या होता है, खरगोश पालना। अगर कहीं खरगोश पाला जा रहा है तो उसको जो है हमारा कृषि की शाखा में अगर एग्रीकल्चरल ब्रांचेस की बात की जाए तो उसकी एक अलग ब्रांच है, खरगोश पालन को बोला जाता है क्यूनिकल्चर, ओके। उसके बाद विनीकल्चर कौन सा होगा सर, विनीकल्चर होगा वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती, ठीक है, ग्रेप कल्टीवेशन फॉर वाइन।
अगर आप वाइन बना स्पेसिफाई अगर वाइन बनाने के लिए अंगूर का पालन कर रहे हैं, अंगूर उगा रहे हैं, तो आपका उसको क्या कहा जाएगा? विनीकल्चर बोला जाएगा। उसके बाद सर एक्वाकल्चर की बात की जाए तो एक्वाकल्चर क्या होता है? जल में मछली व सेलफिश का पालन एक्वाकल्चर होता है। क्लियर है? एक्वाकल्चर होता है। यहां पर बात समझ में आ गई? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, ये है भारत का कौन सा वस्तु बोर्ड, क्वेश्चन देकर ध्यान से पढ़ा करें हमेशा जब भी एग्जाम देने जाएं या कुछ भी करने। अगर आप कभी भी जीएस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ा जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार हाँ होता है, कई बार नहीं होता है, और जब हम पता है क्वेश्चन का तो हम हाँ वाले पे टिक करके आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन दैट मीन्स आपके एक तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, दूसरा आपका जो सही भी आता था आपका वो तो गलत हो ही गया, लेकिन जो सही किए हैं अभी तक वो भी गड़बड़ हो जाता है उसमें भी, तो यहां पर दिक्कत आ जाएगी। कमोडिटी बोर्ड, भारत का कौन सा वस्तु बोर्ड, और वस्तु बोर्ड को क्या बोलते हैं? कमोडिटी बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है निम्न में से। तो पहला कॉफी बोर्ड, क्या कॉफी बोर्ड है? फिर बी टबैको बोर्ड है, या सी सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, या डी टी बोर्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ओके, जब इसका आंसर सेंट्रल सिल्क बोर्ड हो जाएगा तो इसके बेसिस पर हम कितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, किस किस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमसे एग्जाम्स में, उसको भी देख लेते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे जिसे इग्नोर कर देते हैं। कल हमारा आधा टॉपिक हो पाया था, कोई बात नहीं, आज भी आधा ही रहेगा। कल से हम पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी कवर कर देंगे। जो कल की छुट्टी हुई क्लास थी वही क्लास यहां पर आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, और किस हालात में कर रहा हूं ये आप भी नहीं समझेंगे। सुबह से मेहनत कर रहा था मैं केवल इस बात के लिए, लाइट आ जाए, फिर इन्वर्टर लेकर आया, तो ये सारी चीजें केवल किस लिए? आप लोगों के लिए, और आप लोग अच्छे से अपना सपना पूरा कर सकें, मेहनत से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो जितनी भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का इजाद पाकर मैं आप लोगों के आज सामने हूं, और इतनी समस्याएं आपके सामने भी आती हैं, हर बार आती हैं, लेकिन आप उन समस्याओं को अपनी किस्मत मानकर दुख मनाने लगते हैं। लेकिन दुख मनाने की बात नहीं है, उन मुसीबतों से लड़ो। जब मैंने कोई कमिटमेंट कर ली कि मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं, तो मैं अपनी कमिटमेंट पर खड़ा रहा। मैंने हर वो प्रयास किया जो मैं आप लोगों के लिए कर सकता था। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाएगा। देखो सिंपल सी एक चीज है सर, आंसर तो हमको पता चल गया सेंट्रल सिल्क बोर्ड, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई आ जाएगी कि आपसे ये पूछने लग जाए कोई कि कॉफी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, कॉफी बोर्ड कब बना था, तो आप आंसर में क्या करेंगे? सर 1942 में बना था। कॉफी बोर्ड कब बना था? तो आप कहेंगे 1942 में बना था सर। और दूसरा अगर आपसे कोई पूछ ले जाए, एग्जाम्स में जो ज्यादातर पूछा जाता है कि कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां है, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां है, तो आप क्या इसका जवाब दे सकते हैं? अरे बड़ी आसानी से दे सकते हैं सर, बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु किस राज्य में पड़ता है सर? कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अगला देख लेते हैं सर, रबर बोर्ड। ठीक है, रबर बोर्ड की बात कर रहे हैं तो रबर बोर्ड का मुख्यालय सर कहां पर है? कोट्टायम में है। और कोट्टायम किस स्टेट में पड़ता है सर? केरल में पड़ता है। जब केरल में पड़ता है ना मेरे भाई, तो किस ईयर इसकी स्थापना हुई थी? तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। अगली बात की जाए तो सर टी बोर्ड, चाय बोर्ड की बात की जा रही है। चाय बोर्ड कहां पर स्थित है? तो चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा है। ठीक है, 1953 में चाय बोर्ड की स्थापना हुई थी। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तंबाकू बोर्ड। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो आप क्या कहेंगे? गुंटूर में है, गुंटूर में। और गुंटूर कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब जो बच्चे मेरी परमानेंट क्लास ले रहे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। आपके लिए ये टास्क है कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, कमेंट में मुझे बताओ विदाउट एनी सर्च, आप बिना सर्च करे मुझे बताएं कि आंध्र प्रदेश से संबंधित भारत के
8 शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? उसके बाद अगर अब बात की जाए तो 1976 में सर तंबाकू बोर्ड की स्थापना हुई थी। स्पाइसेस बोर्ड अगर बात की जाए तो मसाला बोर्ड की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? सर 1987 में हुई है। और ये कहां पर है? हेडक्वार्टर कोची में है। किस स्टेट में है? केरला में है। उसके बाद केंद्रीय रेशम बोर्ड जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात की जा रही है तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। सिंपल सी एक चीज है। और कॉफी बोर्ड भी बेंगलुरु कर्नाटक में है। और यहां पर जो है हमारा मिक्स हो गया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो जाएगा भैया गलत। क्लियर? कौन सा बोर्ड बेंगलुरु में है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में कॉफी भी है और हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन कोई बात नहीं, दिक्कत हो गई, लेकिन जो हमारी क्वेश्चन तो एक बहाना है, असल में हमको बहुत कुछ सिखाना है। तो जो सीखने की चीज है उसको यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन में कई बार गड़बड़ हो जाती है, चलता रहता है। क्लियर? आगे की तरफ बढ़े तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1948 में हुई थी। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो यहां पर इंपॉर्टेंट आ जाता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक है, कौन सा बोर्ड? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में है, ये हरियाणा में पड़ता है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। एनबीबीडी, और एनबीबीडी की फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड। तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आनंद में है, गुजरात में। ठीक है, और 1965 में यह बोर्ड बना था। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो नारियल विकास बोर्ड, ठीक है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है कोची में है, केरल राज्य में पड़ता है, और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही अच्छी सी चीज है। अब एपिडा की कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी एग्जाम में। क्या कर लिया जाएगा? एपिडा की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी कि एपिडा की फुल फॉर्म है क्या। तो आप क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एपीडा। ठीक है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। क्लियर? तो इतनी सी चीज है। अब इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में, और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद एफएसएसएआई, ठीक है, आपने सुना होगा एफएसएसएआई द्वारा प्रमाणित। तो एफएसएसएआई क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एफएसएसएआई की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी गई तो क्या आप नहीं बता पाएंगे? अरे जरूर बताओगे, अरे चीख चीख कर बताओगे, क्योंकि आपने कृतांशु सर से ये क्लास में पढ़ा था और आप पर विशेष जोर डालकर बताया गया था कि मेरे भाई एग्जाम में जाने से पहले एफएसएसएआई की फुल फॉर्म एक बार याद करके जाना। अगर एग्जाम में इस तरीके की कोई चीज पूछी गई तो आप छोड़कर बिल्कुल भी मत आना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, किसकी फुल फॉर्म है? एफएसएसएआई की। हिंदी में क्या बोलेंगे? खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत। ठीक है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत। ठीक है, क्लियर है। हेडक्वार्टर कहां पर है सर? नई दिल्ली में है। कब बना था? 2006 में बना था। आपने देखा होगा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो अपना स्टैंडर्ड हाई बताते हैं तो एफएसएसएआई द्वारा प्रमाणित बताते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बोर्ड, अगर ये बोर्ड किसी प्रोडक्ट को प्रमाण दे दे कि हाँ भाई ठीक है, तो ट्रस्ट बनता है जनता के अंदर कि हाँ भाई एफएसएसएआई ने इसको अथॉरिटी दी है कि ये अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इनका प्रोडक्ट सेफ है। क्लियर? यहां पर अगर हम अगली बात करें तो अगला है सर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीएआर। आईसीएआर जो शॉर्ट फॉर्म है, इनकी फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म बताई गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। याद रखेंगे, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्थापना हुई है 1929 में। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की बात चल रही है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड की बात चल रही है। हेडक्वार्टर है निजामाबाद में, तेलंगाना राज्य में निजामाबाद पड़ता है। उसके बाद सर 2024 में इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय मांस
एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबको अच्छे से टैकल करके रखना है, ये क्वेश्चन बचने नहीं चाहिए एग्जाम में आपके द्वारा, अगर बच गए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो यहां पर इंपॉर्टेंट है सर, क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ यहां पर इंपॉर्टेंट है मॉनसून मालाबार कॉफी किस क्षेत्र से संबंधित है, मॉनसून मालाबार कॉफी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। विच रीजन इज फेमस फॉर मॉनसून मालाबार कॉफी, तो मॉनसून मालाबार कॉफी किस चीज से संबंधित है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी सी है तमिलनाडु पहाड़ियां, ऑप्शन डी है ओडिशा की घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक तटीय क्षेत्र। कर्नाटक में अगर मैं आपको एक विशेष बात बताऊं यहीं पर, तो याद रखिएगा कि कर्नाटक की अगर मैं बात बता रहा हूं आपको, तो कर्नाटक में एक बारिश होती है जिसको हम बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, ठीक है, क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम। ये चेरी ब्लॉसम फरवरी और मार्च के महीने में होती है। इस समय पर कॉफी के जो बीज हैं, कॉफी के जो बीज हैं उनके लिए ये बारिश बहुत ज़्यादा सहायक होती है, जिसके वजह से इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है और ये कॉफी के बीजों को तैयार होने में सहायता करती है। याद रखेंगे चेरी ब्लॉसम की, चेरी ब्लॉसम क्या है, एक तरीके की खास बारिश है, और ये जो बारिश होती है चेरी ब्लॉसम किस स्टेट में होती है, तो सर कर्नाटका में होती है। कहां पर होती है, कर्नाटका में होती है। और जब कर्नाटका में होती है तो कब होती है, फरवरी मार्च के समय होती है, और इस समय कॉफी के बीज तैयार हो रहे होते हैं। और भारत में जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है स्टेट कॉफी का, वो कौन सा है, वो भी हमारा कौन सा, कर्नाटक ही है। उसके बाद अगर हम देखें तो भाई आंसर तो हो गया कर्नाटक का तटीय क्षेत्र। कॉफी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर हम देखें तो भारत में प्रमुख कॉफी उत्पादन क्षेत्र, भारत के जो मेजर कॉफी ग्रोइंग रीजन हैं उनकी बात कर रहे हैं। कॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो हमने सोचा एक बार आपको बता दिया जाए। तो भाई कर्नाटक जो है 70% ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कर्नाटक पूरे भारत में अगर 100% कॉफी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें से 70% अकेला कर्नाटका कर रहा है। केरला 20% प्रोडक्शन करता है, तमिलनाडु 5% करता है, और भैया जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और अदर स्टेट हैं वो बाकी के वो सब करते हैं। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है मेरे भाई वो ब्राजील है। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पर वियतनाम और तीसरे नंबर पर कोलंबिया में, ठीक है। टाइप ऑफ प्रकार, तो मतलब टाइप ऑफ कॉफी, कॉफी के प्रकार, तो कॉफी के प्रकार क्या हैं, देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेबिका और रोबस्टा, ये दोनों कॉफी के प्रकार हैं। और जो सबसे मस्त क्वालिटी मानी जाती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है, वो बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है अरेबिका, ठीक है। उसके बाद रोबस्टा स्ट्रॉन्ग होती है और चीपर होती है, लेकिन माइल्ड और प्रीमियम क्वालिटी की जो होती है वो अरेबिका होती है, ठीक है। तो अरेबिका सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉफी मानी जाती है पूरी दुनिया में। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो यहां पर आ जाता है कि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। तो भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, ऑप्शन ए केरला, बी तमिलनाडु, सी असम और डी वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर तो असम हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो एक बहाना है, असल में हमें तुम्हें बहुत कुछ बताना है। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें यहां पर, भाई देखते हैं। चलो सबसे पहली बात की जाए तो भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की बात की जा रही है, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है असम। असम पूरे भारत में अकेला 52% प्रोडक्शन करता है चाय का, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है।
क्या है, सबसे ज्यादा है। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, असम करता है। उसके बाद 22% करता है पश्चिम बंगाल, 11% तमिलनाडु, केरल 5% और बाकी हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सब अदर हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है सर, असम हो जाएगा। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा, नंबर 1 पर चाइना है। और चाय जो है, कल मैंने बताया था आपको कि चाय जो है मूल पौधा, जो वहां का एकदम जो मूल पौधा है वो किस देश का है, तो चाय मूल पौधा चीन का है। और जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो वो तंबाकू के बदले, तो टोबैको के बदले क्या एक्सचेंज करते थे, टी एक्सचेंज करते थे, मतलब चाय और तंबाकू। ठीक है, चीनियों को तंबाकू बेचते थे और बदले में क्या लेते थे, चाय लेते थे। तो इनका आपस में इस तरीके से व्यापार चलता था। क्लियर। तो दूसरे नंबर पर अपना इंडिया आ गया, जो अंग्रेज जो है हमें टी जो है गिफ्ट करके गए। और आज भारत में हर एक सुबह, जब तक सुबह नहीं मानी जाती तब तक कोई व्यक्ति अपने आप को सुबह नहीं मानता, तब तक चाय नहीं पी लेता। ठीक है, मैं खुद एक चाय लवर हूं, बहुत पसंद है मुझे चाय पीना। ठीक है, तीसरे नंबर पर केनिया आ जाता है सर। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो चाय के प्रकार, तो भारत में चाय के प्रकार हैं कुछ मुख्यतः। क्या प्रकार है चाय के सर, भारत में चाय बिकती है असम चाय, दार्जिलिंग चाय और नीलगिरी चाय। ये 3 टाइप है इंडिया में जो मोस्टली फेमस हैं। एक तो असम चाय, दार्जिलिंग चाय और नीलगिरी चाय। ठीक है, दार्जिलिंग टी स्टेटस, तो देखो फर्स्ट जीआई टैग इन ऑफ इंडिया, दार्जिलिंग चाय को जो है भारत में पहला जीआई टैग मिला था। भारत का पहला जीआई टैग कब दिया गया था, 2004 में दिया गया था। और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, चाय बोर्ड जो है भारत का, वो कहां पर है, कोलकाता में है। और स्टैब्लिश्ड हुआ था 1953 को। यहां तक बात अगर क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, यहां पर इस बात पर ध्यान रखेंगे। पहला क्या क्वेश्चन है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द सुगर बॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर आंसर तो सीधा सीधा सा है। हम सब जानते हैं कि भाई भारत में जो चीनी का कटोरा कहा जाता है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन तो एक बहाना है, असल में तो आपको बहुत कुछ सिखाना है। और जब सिखाना है तो आ जाओ मेरे भाई इधर। इधर क्या देखना है, यहां पर हम देखेंगे थोड़ा सा कि क्या, यहां पर हम देखेंगे गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य है। भाई चीनी बनती कैसे है, अगर बात की जाए तो सर चीनी बनती कैसे है, सर चीनी बनती है गन्ने से। किससे बनती है, गन्ने से। तो अगर बात की जा रही है गन्ने की, तो गन्ना भाई प्रोडक्शन करो, गन्ने का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो भाई चीनी का प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो गन्ना उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो क्या है, उत्तर प्रदेश। लेकिन चीनी उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र। यहां पर इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे, गन्ना उत्पादन में फर्स्ट स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में पहले नंबर पर आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन से बहुत सारी चीजें बनती हैं, गुड़ या दुनिया भर की चीजें। लेकिन महाराष्ट्र में शुगर मिल जाता है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर आ जाता है। ठीक है, गन्ना भारत की एक उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय रोपण नकदी फसल है। ठीक है, आप एक बात का और ध्यान रखेंगे कि गन्ना एक तरीके की घास है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि गन्ना क्या है, तो गन्ना एक तरीके की घास है। ठीक है, गन्ना कोई पेड़ है, बिल्कुल नहीं, गन्ना ट्री नहीं है, गन्ना ट्री नहीं है, गन्ना एक घास है। तो इस बात पर विशेषकर ध्यान रखेंगे और इसको नोट कर लेंगे। भाई यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद की जाए तो गन्ने की खेती के लिए आदर्श तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। गन्ना गहरी उपजाऊ मिट्टी और 75 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा में अच्छी तरह उगता है। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो भारत ब्राजील के बाद विश्व में गन्ना एवं चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो पहले नंबर पर ब्राजील है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर हमारा चीनी उत्पादन में और गन्ना उत्पादन में, दोनों में भारत सेकंड नंबर पर आता। उसके बाद प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य जो हैं भारत के, तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, गुजरात, तमिलनाडु है, बिहार है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यहां पर गन्ना उगाया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो दुनिया में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, चीनी का कटोरा
किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो दुनिया में चीनी का कटोरा जो कहा जाता है ना मेरे भाई, दुनिया में चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। किसको बोला जाता है? क्यूबा को। लेकिन ये हो गया पुराना, ये ट्रेडिशनल तरीके से प्राचीन बात की जाए तो क्यूबा था, ठीक है। आज के समय में क्या हो गया? आज के समय में आप ब्राजील को बोल सकते हैं, ठीक है, ब्राजील को बोल सकते हैं। साइंटिफिक तरीके से बोला जाए, आंकड़ों के आधार पर बोला जाए तो ब्राजील। लेकिन ऑप्शन में अगर आ गया एग्जामिनर फिर आपसे क्यूबा पूछना चाह रहा है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में आएंगे तो आप क्यूबा की तरफ जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से हम जो है क्यूबा को ही चीनी का कटोरा बोलते आए हैं। क्लियर? एसएससी कई बार इस तरीके की गलतियां करता है, जैसा भी गलती हमने कर दी थी पिछले क्वेश्चन में, हो जाती है कई बार चीजें, ठीक है। तो क्या है देखो भाई अगली बात, भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य, भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कहां होता है? तो कोयम्बटूर में होता है। कोयम्बटूर कहां पर पड़ता है सर? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। शुगर केन ब्रीडिंग वर्क इन इंडिया इज कंडक्टेड इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। ओके, उसके बाद गन्ना प्रजनन संस्था, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गन्ना प्रजनन संस्था की स्थापना कब हुई? तो सर 1912 में हुई। और कहां पर हुई? कोयम्बटूर में हुई। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो गन्ना उत्पादन में जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, पहला आ जाएगा सर हमारा ब्राजील, दूसरा आ जाएगा भारत, तीसरा आ जाएगा चाइना, चीन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। और क्या है यहां पर देखेंगे भाई, नीचे दिए गए में से, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जितना टिपिकल होगा उतना इजी हम कर लेंगे, ये तो हमारे हाथ की बात है, ठीक है। देखो, नीचे दिए गए में से भारत में सबसे पहले कौन सा वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया वाज लॉन्च फर्स्ट? तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट, फिर प्रोजेक्ट हंगुल, या फिर प्रोजेक्ट पांडा। प्रोजेक्ट हंगुल जो है 1970 में लॉन्च किया गया था, और भैया सबसे पुराना इनमें से ये ही है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर भी इसके बाद आया, और कौन सा कब आया अभी समझ लेंगे। आइए, ये तो हमारे घर की बात है, ये तो क्वेश्चन का बहाना था, अभी इसको समझते हैं। देखो भाई, आ जाओ इधर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई कि कौन सा प्रोजेक्ट कब हुआ, किस उद्देश्य से शुरू किया गया, ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, अपने नोटबुक में लिखने हैं और दिमाग में भी सेव कर लेने हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से आप केवल दिल्ली का एग्जाम, दिल्ली पुलिस का एग्जाम ही नहीं, आप बहुत सारे एग्जाम्स में पीछे रह जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि अगर हमने दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर कर लिया तो फिर हमें कोई और एग्जाम ही नहीं देना। क्यों नहीं देना? हमेशा हर बच्चा ऊपर बढ़ने की सोचता है, तो आप और दूसरी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करेंगे तो वहां हर एक एग्जाम्स में, इनफैक्ट यूपीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन बार बार मैचिंग में आते रहते हैं, पीसीएस में भी आते रहते हैं, आपका एसएससी सीजीएल में भी कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीएस में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, यह मैथ नहीं है, यहां पर नंबर चलेंगे, यहां पर अलग अलग तरीके चलेंगे, ये जीएस है। यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना अगर 1973 में हुई है, अगर प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग 1973 में हुई है तो वो 1973 वो आपके दिल्ली पुलिस के लिए भी रहेगा, एसएससी जीडी के लिए भी रहेगा, और भैया होमगार्ड के लिए भी रहेगा, और भैया एक आईएएस बनने वाला व्यक्ति जो यूपीएससी का एग्जाम देता है उसके लिए भी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में ही स्टार्ट होगा, चेंज नहीं होगा। क्या प्रोस्पेक्टस, उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे? सर बाघ संरक्षण, सर टाइगर कंजर्वेशन, तो ये बाघों के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था 1973 में। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जाए तो सर कब आया था? 1992 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया सर? 1992 में आया है। और क्या सॉरी, हाथियों व उनके आवास का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट। ओके, उसके बाद सर अगर बात की जाए तो हंगुल परियोजना, हंगुल प्रोजेक्ट, अभी क्वेश्चन भी था सर, 1970 में आया था। कब आया था हंगुल प्रोजेक्ट? 1970 में आया था मेरे भाई। और कश्मीरी स्टैग, हंगुल का संरक्षण किया गया था, कश्मीरी स्टैग या हंगुल का संरक्षण किया गया था, कंजर्वेशन ऑफ कश्मीरी स्टैग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हंगुल बोलते हैं। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो सर
कस्तूरी मृग परियोजना या मस्क डियर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, जो 1970 में आया था, 1970 के डिकेड में आया था। और दशक की बात की जाए तो सर कस्तूरी मृग का संरक्षण, कस्तूरी मृग आप जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या इसका शिकार किया जाता था बहुत मोस्टली इंडिया में। क्यों किया जाता था? क्योंकि इससे एक अजीब सी सुगंध निकलती है, एक मनमोहक सुगंध, जिसके लिए जो है इंसान सहित कुछ जानवर भी इसके पीछे पागल रहते हैं। और इसका जो है बहुत ही मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसकी गंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई। उसके बाद इंडिया राइनो विजन 2020, तो इंडिया राइनो विजन कब आया? 2005 में आया। तो इंडिया राइनो विजन किस लिए 2005 में आया था? 2020 के लिए। ठीक है, 2020 टारगेट माना गया था 2005 में क्या कि एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण किया जाएगा। एक सींग वाले गैंडों का भी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया जा रहा था? शिकार किया जा रहा था लेदर बनाने के लिए, आपने देखा होगा। क्लियर। उसके बाद लाल पांडा परियोजना, रेड पांडा प्रोजेक्ट कब आया? 1996 में आया। क्या पूर्वी हिमालय में लाल पांडा संरक्षण, ईस्टर्न हिमालयाज। और ईस्टर्न हिमालयाज में मैंने आपको बताया था जब लाइव क्लास चल रही थी, एटीएम आना मम्मी। ठीक है, तो एटीएम जब मम्मी आएंगी तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे 7 राज्य पड़ते हैं जिनको हम 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं। और वहां पर ये पूर्वी हिमालय में पाया जाता है लाल पांडा। और पूर्वी हिमालय का हिस्सा जो है हमारे भारत के ये 7 स्टेट्स हैं। पूर्वी हिमालय में आपका म्यांमार भी आ जाएगा, चीन का कुछ हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद सर अगर अगली बात की जाए तो हिम तेंदुआ योजना, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुए का संरक्षण किया गया, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन इन हिमालय स्टेट में। बात क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ेंगे सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है क्या। अब यहां पर हम करेंगे सर योजना या स्कीम की बात। ठीक है, कौन सी योजना सर? मगर संरक्षण योजना, मगरमच्छ संरक्षण योजना। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल तो घड़ियाल हो गया ना, क्रोकोडाइल तो घड़ियाल हो गया। ठीक है, घड़ियाल होगा यार ये, घड़ियाल। ओके, घड़ियाल। ठीक है, बात समझ में आई? एलिगेटर होगा घड़ियाल, क्रोकोडाइल तो यार यही होगा ना, मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ ही होगा, एलिगेटर वाला दूसरा है, क्रोकोडाइल वाला दूसरा है। ठीक है, ये सही है। मगर संरक्षण, मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ। ओके, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में मगरमच्छों का संरक्षण व प्रजनन के लिए। ठीक है, क्रोकोडाइल वाला वो अलग चीज। देखो दो चीज होती है, एक मगरमच्छ होता है जो सिंपल, क्रोकोडाइल वो होता है जो जिसका मुंह बहुत ज्यादा लंबा होता है, चोंच की तरीके से, उसे क्रोकोडाइल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी एलिगेटर बोलते हैं, एलिगेटर बोलते हैं किसको? जिसका मुंह लंबा होता है उसको हिंदी में घड़ियाल, इंग्लिश में एलिगेटर बोलते हैं। क्लियर। और मगरमच्छ को जो है क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्रोकोडाइल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, हो जाती है कई बार गड़बड़। ठीक है, चलिए वैसे आज बहुत परेशान रहा हूं तो हो जाती है दिक्कत। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे की तरफ बढ़े। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन का बाद 2020 में नेशनल एक्वेटिक मिशन। ठीक है जी, क्या है? गंगा व नदी डॉल्फिन के संरक्षण में। उसके बाद गिद्ध संरक्षण परियोजना, प्रोजेक्ट वल्चर 2006 में आया, डाइक्लोफेनाक से गिद्धों की मृत्यु को रोकने के लिए। देखो क्या हुआ, जब पशुओं को कोई दर्द होता है, पेन होता है, बीमारी होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पशुओं को एक दवाई दी जाती है जिसका नाम है डाइक्लोफेनॉक। क्या बोला जाता है? डाइक्लोफेनॉक, डाइक्लोफेनॉक ये एक दवाई है। और इस दवाई का इस्तेमाल करके जब पशुओं की मृत्यु हो जाती है और गिद्ध उस डाइक्लोफेनॉक गिद्धों के अंदर, क्योंकि मृत जीवों का शिकार करता है गिद्ध, गिद्ध सफाई कर्मी है प्रकृति में। ठीक है, तो जब गिद्ध उन मृत जीवों का शिकार, जब उन मृत जीवों को खाता है तो उसके अंदर भी ये डाइक्लोफेनॉक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से गिद्धों की जो है मृत्यु होने लगी। अब इसकी वजह से 2006 में हमने गिद्ध संरक्षण परियोजना चलाई। उसके बाद प्रोजेक्ट स्नो टाइगर। ठीक है, 2009 में दोबारा आया ये हिमालयी बाघ संरक्षण के लिए। उसके बाद 2020 में क्या अनाउंस हुआ? प्रोजेक्ट लायन। ओके, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन, मतलब गिर के बाहर एशियाई शेरों के आवास का विस्तार। भाई गिर में हमारे भारत में गिर वनों में शेर पाए जाते थे। ठीक है, अब गिर के बाहर भी शेरों का विस्तार किया जाए, भाई उनका आवास और ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि शेर भारत में अच्छे से प्रजनन करें और उनकी आबादी बढ़े। उसके बाद अगला देखें तो
भारत का सबसे पुराना भारत का सबसे पुराना पर्यावरण संरक्षण कानून कौन सा है? विच इज द अर्लीस्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया? ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए है वाटर एक्ट 1974, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एयर एक्ट 1981 और इन्वायरमेंट एक्ट 1986। अब जब ऑप्शन में ईयर भी दे दिए हैं तो सबसे पुराना तो पता ही चल गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है ये सबसे पुराना है। इसमें तो कुछ नया या कुछ क्वेश्चन जैसी बात ही नहीं थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार ऐसा कि आज जल्दी जल्दी में सारी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही हैं। क्लियर, कोई बात नहीं है, मेन चीज कंटेंट है। क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा, आप पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको ये भी पता चल गया ये ईयर हटा दिए जाएं तो भाई ये इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? आप भैया बड़े प्यार से बता सकते हैं सर कब आया था। क्लियर, 1972 में आया था। अब जरा यहां पर इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में क्या देखना है? जो एक्ट भारत सरकार द्वारा पास किए गए किसी ना किसी उद्देश्य से, जैसे हम समझते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रदूषण हो रहा है, और आज के समय में दिल्ली का प्रदूषण किससे छिपा है आप जानते ही हैं। तो वो सारी चीजें जो है समय के अनुसार कब कब किन किन चीजों से संबंधित कानून बनाए गए, किस उद्देश्य से कानून बनाए गए, वो सारे कानूनों को, उन सारे एक्ट को, उन सारे अधिनियमों को हम एक बार पढ़ डालेंगे। और हमारे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम घूमते फिरते हंसते खेलते नाचते झूमते इनका आंसर दे सकते हैं। अब देखो, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कौन सा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था सर? 1972 में आया था। वन्यजीव व उनके आवासों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स। मतलब क्या है? इंसान जो है, सबसे खतरनाक जो जीव है पृथ्वी पर वो इंसान है। हम इंसानों ने पृथ्वी का पूरा रूप बदल दिया। पृथ्वी पहले हरी भरी हुआ करती थी, चारों तरफ पानी से एकदम नीली हुआ करती थी। हमने पानी इतना गंदा कर दिया है कि अब पानी कहां हमें इतना शुद्ध दिखता है। नदियों का पानी गंदा हो गया है, प्रदूषित हो गया। कारण क्या है? क्या शेर ने प्रदूषण फैलाया? क्या किसी और ने फैलाया? क्या नहीं, वो तो सब अपना फूड चेन के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन इंसान, जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है, चाहे तो हमने बात की, हम आज फोन का इस्तेमाल करते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये भी इंटरनेट की बेसिस पर। जितनी भी चीजें हैं ये सब इंटरनेट के बेसिस पर हो रही हैं। इंसानों ने क्या काम किया? कई सारे जीवों का मृत्यु का कारण है इंसान। गुरैया चिड़िया हुआ करती थी पहले इतनी प्यारी सी, वो टावरों से जब रेज निकली तो उन रेज को वो गुरैया चिड़िया बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसकी वजह से दुनिया से विलुप्त हो गई। कितना बड़ा संकट। जब कोरोना आया तो हम सब लोग आपस में अपने घरों में छिपकर बैठ गए, इतना डर, इतना खौफ इंसानों के अंदर। लेकिन सोचो उन जीवों का क्या, जो पूरी पूरी प्रजातियां गायब हो जा रही हैं। किस लिए? हम लोगों की चंद सुविधाओं के लिए। हम लोग छोटी सी सुविधाओं के लिए इतना सब कुछ करते हैं। जब भी आप कहीं जाएं तो जो आप गंदगी फैलाते हैं, जितना भी आप खाना खाकर जो है गाड़ी में ऐसे फेंक देते हैं ना साइड से, या आप जितना भी वेस्टेज है नदी में गए तो वहीं बहा दिया, तो वो सारी चीजें, वो आप समझें आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब उसी छोटे सा जो सामान आपने फेंका, चाहे एक कैन फेंकी, कुछ भी फेंकी, उसमें आप समझ सकते हैं किसी मछली का बच्चा फंस गया हो। अब सोचो आपका बच्चा अगर कभी ऐसे फंस जाए किसी जाल में, कैसा होगा? उसकी जान को खतरा हो जाएगा ना, उस जीव की जान को खतरा हो सकता है ना। तो आप लोग समझें, इन सब चीजों को रियलिटी में समझें। आप सब लोगों की छोटी सी गलती, आजकल के जेनजी जो लोग हैं मजेखोर, एकदम मौज मस्ती में गए, ये वाह चिल गाइस, उन सब के चलते आप समझ रहे हैं यहाँ पर हम कितने लोगों का नुकसान करते हैं। जाए कांच की बोतल फेंक दी कहीं भी, वो कांच, आप लोग चप्पल पहन के, जूते पहन के, शूज पहन के घूम रहे हैं। जो जंगली जानवर है वो नहीं घूम रहे। उन्हें अगर घाव हो गया तो उनके घाव के लिए ना डॉक्टर नहीं बैठा, वो अपना घाव खुद नेचुरल तरीके से सही करेंगे। और वो कांच अगर फंस गया तो फिर वो पकेगा और वो धीरे धीरे पूरा शरीर खराब कर देगा, वो उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। आपकी एक इतनी छोटी सी गलती किसी जीव की जान ले सकती है, और वो जीव भी किसी का बेटा होगा, किसी की माँ होगी, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। और ऐसा अगर हमारे साथ हो जाए, कितना विलाप करते हैं हम लोग, कितने दिनों तक रोते हैं। अगर किसी घर में से ऐसा कुछ, भगवान करे कभी किसी के साथ ना हो, सब स्वस्थ रहें, लेकिन कितना कुछ होता है, कितनी सारी एक्टिविटी होती है। हम इन जीवों के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बड़ी दिक्कत है हमारे साथ।
क्यों? क्योंकि हम मतलबी हैं। इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो केवल मतलबी है और अपने सुख सुविधाओं के लिए काम करती है। हम आज पर्यावरण के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारे आने वाली जनरेशन या हमारे बच्चे दम घुटकर मर जाएंगे। हमें आज भी जंगली जानवरों की या प्रकृति पर रहने वाले प्रत्येक जीव की फिक्र नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बात होगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है। नौकरी करोगे तो भी एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये बात जाननी जरूरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे सर। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम आया था। वाटर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया था सर। कब आया था? 1974 में आया था। क्या काम था इसका? जल प्रदूषण नियंत्रण, मतलब जल प्रदूषण को रोकना। जल में क्या हो रहा है भाई? जल में अशुद्धियां हो रही हैं, जल गंदा हो रहा है प्रकृति में। पहले लोग नदियों में सीधा पानी पी लिया करते थे। आज के समय में क्या है? आज के समय में नदियों में पानी पीना जो है बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं ना? नदियों का पानी ऑलरेडी इतना गंदा हो चुका है कि आप लोग पानी नहीं पी सकते। क्लियर? अब आप कैसे भी कहते हैं, दुनिया भर में घुमा फिरा के, आज बहुत सारे लोग हैं आज के समय में ऐसे जो कह सकता है कि हाँ भाई इस नदी का पानी तो अमृत है, डैश नदी का पानी तो अमृत है। ठीक है, वो अमृत तब होगा तब आप अपने कर्म कांडों से थोड़ा सा सही रहें। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म कांड ठीक रखे तो सही में नदियों का पानी अमृत है, लेकिन उस अमृत को हम विष बनाते जा रहे हैं गंदगी फैलाते हुए। ठीक है, अगली बात की जाए तो वन संरक्षण। वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया? 1980 में आया। और जब 1980 में आया तो वन भूमि को गैर वनीकरण कार्य हेतु परिवर्तन पर नियंत्रण किया गया। उसके बाद वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम एक्ट, एयर एक्ट। एयर एक्ट कब आया? 1981 में आया। कब? वायु प्रदूषण का नियंत्रण। क्या सोच रहे हैं आप? वन संरक्षण को नहीं रोका जा रहा? वन संरक्षण को रोका जा रहा भारत में 1980 से। जल प्रदूषण को 1974 से, 1974 से रोका जा रहा। अभी तक कुछ हुआ? आज भी यमुना उतनी गंदी है। ठीक है, बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें चली गई, बहुत सारी सरकारें हैं। क्या हुआ? क्या परिवर्तन हुआ? सेम वही तो है, प्रतिदिन बढ़ रही है गंदगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? आइए आगे की तरफ। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का नियंत्रण करता है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अरे वाह, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। आप समझ रहे हैं ना? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था सर। कब आ गया था? 1986 में। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज भी पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इतने समझदार हमारी इतनी पुरानी जनरेशन नहीं हुई, आज की जनरेशन नहीं हुई, आप कैसे कह सकते हो कि आने वाली जनरेशन हो जाएगी? वो होंगे, क्योंकि वो भुगत रहे होंगे उस चीज को। वो कहते हैं ना, दादा बोता है और पोता बरतता है। तो दादा ने जो काम किए हैं, जो कांड किए हैं, उसके बाद फिर पापा ने किए हैं और पोता भुगतेगा, भुगत रहा है। आज के समय में आप देख रहे हैं जितने भी पोल्यूशन, आज पोल्यूशन कितना बढ़ गया है, वो सब पहले से तो चलता रहा। कब आया था? 1986 में। पर्यावरण नियमों को समाहित करने वाला प्रमुख अधिनियम था। समझ रहे हैं ना? उस समय आ गया था। और आज के समय में दिक्कत आ रही है पर्यावरण की, आएगी सर, जब आप ध्यान नहीं देंगे तो। वो तो हमेशा ही आएगी। क्लियर है? आगे की तरफ देखें तो सर और देख लेते हैं कुछ नई चीज। क्या है? राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अरे वाह, कब आ गई थी? 1988 में आ गई थी। क्या था? भारत में 33% वन क्षेत्र का लक्ष्य। मतलब भारत में बात की जाती है, टोटल एरिया है इंडिया का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इस पूरे एरिया का 33%, कितना? 33% एरिया वनों से ढका हो। क्या आज के समय में है? कागजों पर, रियलिटी में नहीं है। क्लियर? आगे की बात की जाए तो ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या? नियम एवं नियंत्रण नियम। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन रूल्स। ठीक है, कब आ गया था? 2000 में। आंटी पुलिस बुला लेगी, रोज रात को बजता है दबाकर। कहां है? कौन सी ऐसी चीज है जहां डीजे नहीं बज रहे? पैज पर बज रहे हैं। इसने बजाया तो आज मैं भी बजाऊंगा। इसने अपने बर्थडे पर इतना तगड़ा बेस और कॉलम लेकर आया था, तो मेरे बर्थडे पे इससे कम कैसा होगा? इससे तगड़ा वाला डीजे लाऊंगा। बात समझ में आई? तो कहां रुक रहा है? ट्रक बीन बजा रहे हैं, हॉर्न वाले, गाड़ी वाले पी 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 कर रहे हैं। कहां है जो बच रहा है नॉइस पोल्यूशन? कहां? ठीक है, कब आ गया था? 2000 में। आज क्या चल रहा है? 2025-26 आने वाला है। सरकार 25 सालों में क्या हमने कुछ रोकथाम की? अरे बढ़ाया ही है। किस चीज पर रोक लगाई? हर साल नए से नए इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं म्यूजिक के, नए से नए टाइप आ रहे हैं हॉर्न के। कहां नॉइस पोल्यूशन बच रहा है? बताइए। इतनी अच्छी अच्छी तो बाइकें आ रही हैं जो घूम घूम करती हैं।
ठीक है, कुछ छपरी जो होते हैं वो बाइकों के पे सलेंसर खुलवा लेते हैं और घूम घूम करते हैं, ठीक है, हीरो नहीं लगते ऐसे, बेवकूफ होती हैं वो लड़कियां जो ऐसे लड़कों को पसंद कर लेती हैं, मेरी नजरों में तो सच में बेवकूफ है। क्लियर, आगे आ जाओ। ध्वनि प्रदूषण का नियमन, आगे देखो तो एनजीटी एक्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में आया है। पर्यावरण मामलों में तेज निपटारे हेतु एनजीटी की स्थापना की गई, ठीक है। क्लियर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ओके। जैव विविधता अधिनियम, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट कब आया, 2002 में आया। जैव विविधता क्या होती है, किसी एक क्षेत्र में रहने वाले जीवों की विविधता, किसी एक क्षेत्र में क्या एक ही प्रजाति रह रही है, अनेक प्रजाति, उसे जैव विविधता बोला जाता है, बायोडायवर्सिटी बोला जाता है। क्लियर, तो वो चीज, तो जैव विविधता संरक्षण व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, क्लियर, 2002 में। उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल, ठीक है, सीआरजेड, तटीय विनियमन क्षेत्र नियम क्यों आया था, 1991 में आया था, और समुद्री परिस्थिति तंत्र का संरक्षण, तटीय क्षेत्रों व समुद्री परिस्थिति तंत्र का संरक्षण किया गया था। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 में आया था, खतरनाक उद्योगों से प्रभावित लोगों को त्वरित राहत, मतलब कुछ उद्योग ऐसे हैं जो जीव इंसानों के लिए भी खतरनाक है, लेकिन क्या है भैया, जिएगा तो क्या नहीं किएगा, ठीक है, सब कुछ करना पड़ेगा, तो इंसान अपने जीवन को खतरे में डालकर इन कंपनियों में काम करते हैं और अपना जीवन खतरे में डालते हैं, काम कर रहे हैं भैया, चल रहा है साथ साथ अपना, और क्या करना पड़ेगा भैया, ठीक है। आ जाओ, दो रोटी के लिए तो इंसान इतनी मेहनत कर ही रहा है, क्लियर, आ जाओ भैया। नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995 में आया था, और क्या, खतरनाक दुर्घटनाओं में मुआवजा प्रदान करना, खतरनाक दुर्घटनाओं में मुआवजा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम आया था 1995 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम आया था, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलिएट अथॉरिटी एक्ट कब आया था, 1997 में आया था। पर्यावरण स्वीकृतियों से जुड़े विवादों की सुनवाई, मतलब पर्यावरण अगर कोई बिगाड़ रहा तो उसके मामलों को सुनवाई करने के लिए आया था। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आया था, ऊर्जा संरक्षण पर बीई की स्थापना हुई थी, ठीक है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ठीक है, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, हज़ार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया था, क्या, खतरनाक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान। उसके बाद प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, प्लास्टिक आया तो भैया प्लास्टिक जो है कहीं भी पड़ा रहेगा 20 साल 50 साल 100 साल, ठीक है, तो क्या है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक का जो बचा हुआ कचरा है उसको किस तरीके से उसका निपटारा करेंगे, 2016 में आया था, क्या, प्लास्टिक अपशिष्ट नियंत्रण व प्रबंधन, ठीक है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ई वेस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए लैपटॉप की वायर, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं तो उनका जो वेस्टेज है उसको क्या ऐसी कूड़े में फेंक दिया जाए, वो कई वर्षों तक नहीं गलेगी, ऐसी पड़ा रहेगा, पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, मिट्टी को खराब करेगा, मिट्टी की उपजाऊता खराब करेगा। तो क्या किया गया, 2016 में इसके लिए एक रूल बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सुरक्षित निपटान किया जाए भैया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में ही आया था, क्या, नगर निकायों द्वारा ठोस कचरे का प्रबंधन किया जाए, म्युनिसिपल वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है सर, भारत में चिपको मूवमेंट, भारत में चिपको मूवमेंट क्या है, भारत में चिपको इंग्लिश वाला यहां से स्टार्ट हो जाएगा, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर एंड व्हाट वाज इट्स मेन ऑब्जेक्ट, ओके। भारत में चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, इसे हटा दो भारत में, ठीक है। भारत में चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर एंड व्हाट वाज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, क्लियर। चिपको क्या है, 1973 में आया था सर, 1973 में आया था, वन एवं पेड़ों को काटने से रोकने के लिए, स्टॉपिंग फॉरेस्ट एंड कटिंग, ठीक है, आंदोलन लाया गया था भारत में, किसके खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, कंपनी वालों के खिलाफ,
किस लिए? वो पेड़ काट रहे थे भैया। जब पेड़ काट रहे थे तो लोगों ने पेड़ काटने की अपील को मना किया, भैया पेड़ रहने दो। उस समय कहा जा रहा था, कब कहा जा रहा था? देखो कब हुआ था आंदोलन, 1973 में। आज हम क्या कहते हैं? भैया पेड़ लगाओ। कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है, 2 पेड़ लगाता है, 50 रील बनाता है, उसके बाद वायरल हो जाता है। उस समय वायरल होने की जरूरत नहीं थी। ये वायरल हो चुके थे। कैसे? पेड़ों को बचा रहे थे उस समय पर। आज हम लोग इनको कैसे याद करते हैं? इतिहास में याद करते हैं। आप पेड़ लगाते रहिए। अभी जो हो रहा है, आज के समय में जो काम होता है उसका दिखावा पहले बहुत तेजी के साथ होता है, तो वही चीज है। आ जाओ आगे की तरफ, कोई बात नहीं सर। देख लेते हैं और कौन कौन से मूवमेंट हैं ऐसे जो वनों के संरक्षण के, पेड़ों के संरक्षण के लिए आए, या कुछ भी चीज बचाने के लिए भारत में आए। तो देखो चिपको आंदोलन सर पहला ही आ गया अपना। चिपको आंदोलन कब आया था सर? 1973 में। प्रमुख नेता कौन था चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, या हु इज द मेन लीडर ऑफ चिपको आंदोलन? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और उसके बाद गौरा देवी जी। ठीक है। क्या था? पेड़ों को काटने से रोकने हेतु पेड़ों से चिपक कर विरोध किया। पेड़ों से चिपक गए कि पहले हमको काट दो, पेड़ को मत काटो, इनमें भी जीवन है। बात समझ में आई? उसके बाद क्या? अपिक्को आंदोलन आ गया सर। अपिक्को मूवमेंट कब आया? 1983 में आया। पांडुरंग हेजे। ठीक है। तो हेडगे, ये हेगड़े। ठीक है, हेगड़े। ठीक है, हेगड़े। ठीक है। तो पांडुरंग हेगड़े जी जो थे, ये कर्नाटक में चिपको आंदोलन था। कर्नाटक में चिपको आंदोलन लेकर आए सेम। ठीक है। जो सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़वाल में किया, जो उत्तराखंड में किया। क्लियर? उसके बाद सर साइलेंट वैली आंदोलन कब हुआ? 1973 से 1980 तक चला। और सुगाथा कुमारी ने इस आंदोलन को लीड किया था। क्या था इसमें? केरला में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बचाने हेतु साइलेंट वैली में हाइड्रो प्रोजेक्ट का विरोध किया। हाइड्रो प्रोजेक्ट आप समझ रहे हैं ना? हाइड्रो प्रोजेक्ट मतलब इसकी रेडिएशन ही ऐसी होती है जिसकी वजह से पेड़ पौधे जो हैं आसपास के गायब हो जाते हैं। क्लियर? दिल्ली में इतने सारे पेड़ आपने देखे, बहुत सारे पेड़ हैं, मैं खुद देख चुका हूँ। दिल्ली में बहुत सारे पेड़ हैं। देखते हैं वहाँ का एनवायरमेंट इतना खराब हो गया है ना कंपनीज की वजह से। वो पेड़ भी ना ऐसे लगते हैं जो आर्टिफिशियल खड़े हों, भले ही जेन्युइन खड़े हैं, लेकिन उनकी ऑक्सीजन नहीं दिखती। आप उत्तर प्रदेश में आइए कभी हमारे क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र से जैसे ही थोड़ा सा गांव की तरफ बढ़ोगे ना, गांव की जहां जंगल भी शुरू हो जाए, गांव छोड़ो जो जंगल से शुरू हो जाए, वहां की हवा और शहर के क्षेत्र के अंदर की हवा में बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। आप जैसे ही उन जंगल वाले क्षेत्र से आएंगे ना, रोड वाले क्षेत्र जहां जंगल है दोनों तरफ, वहां से जब शहर में एंटर करते हो ना, तो गर्म हवा लगेगी, खुद ही नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये होता है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, ये होता है पेड़ों का होना और ना होना। दिल्ली में इतने सारे पेड़ हैं, कुछ हो थोड़ी ना रहा है, क्योंकि पोल्यूशन ही इतना। पोल्यूशन क्या, इतनी गाड़ी दौड़ रही है, इतनी कंपनी वहां पर थी, दुनिया भर की चीजें वहां पर थी, तो भाई पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही ना भाई, है ना? आ जाओ आगे देखते हैं यार। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। अरे कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। अरे कोई बचा लो नर्मदा को। कब? 1985 में आ गया था। क्या था? मेघा पाटकर और बाबा आमटे। ठीक है। मेघा पाटकर और बाबा आमटे नेतृत्व कर रहे थे। परियोजना क्या था? सरदार सरोवर डैम के सरदार सरोवर जो डैम है इसके अगेंस्ट ये लोग आंदोलन कर रहे थे। क्या कह रहे थे? अरे नर्मदा नदी को बचा लो, लेकिन कोई नहीं माना। आज सरदार सरोवर डैम अस्तित्व में है। उसके बाद नवदान्या आंदोलन कब आया था? 1987 में आया था। डॉक्टर वंदना शिवा इसका नेतृत्व कर रही थी। और ये किस लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए, जैविक खेती व बीज संरक्षण के लिए। ठीक है। उसके बाद अगला आंदोलन कौन सा है? बालियापाला आंदोलन। कौन सा है? बालियापाला आंदोलन। बालियापाला आंदोलन 1980 में आया था। स्थानीय किसानों का आंदोलन था। क्या था? ओडिशा में मिसाइल टेस्ट रेंज के विरोध में भूमि बचाओ आंदोलन। बालियापाला आंदोलन जो मिसाइल टेस्टिंग होती है उसके अगेंस्ट इन स्थानीय किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन किया था। जंगल बचाओ आंदोलन 1980s में आया था। राय और जारिका समुदाय ने किया था। राय और जारिका समुदाय ने किया था। बिहार झारखंड में विदेशी पेड़ सागौन लगाने के विरोध में आंदोलन। देख रहे हो
विदेशी पेड़ सागौन का पेड़ जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में लगाने के लिए 1980s में राय और जारिका समुदाय के लोगों ने किया था जंगल बचाओ आंदोलन। अरे हमारा जंगल क्या है, अरे हमारे यहाँ तो नीम उगता है, अरे यहाँ तो पीपल उगता है, अरे यहाँ ये कौन सा पेड़, अरे यहाँ ये सागौन मत बो, यहाँ की जो है हवा परिवर्तित मत करो। नहीं माने, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं सर। टिहरी बांध आंदोलन, टिहरी के भी अगेंस्ट आंदोलन हुआ था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था 1978 में 2004 तक चला ये आंदोलन। क्लियर? क्यों चला है? आज अगर टिहरी डैम को कुछ हुआ तो जितना भी पश्चिम उत्तर प्रदेश है, दिल्ली तक सब बहुत बड़े खतरे में है। टिहरी डैम को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? टिहरी डैम को अगर कुछ होता है ना तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, आ जाओ। कहाँ? टिहरी बांध परियोजना का विरोध लंबा शांतिपूर्ण आंदोलन है। ठीक है, ये चलता आ रहा है, चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेस्टर्न घाट बचाओ आंदोलन, ठीक है, सेव वेस्टर्न घाट्स मूवमेंट कब आया था? 1980s में ही आया था। पर्यावरण कार्यकर्ता समूह, ठीक है, संरक्षण हेतु पदयात्रा की गई थी, कोई फायदा नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। ट्री हगिंग ग्लोबल मूवमेंट, तो ट्री हैंगिंग वैश्विक आंदोलन है, 1970s में आया था। वैश्विक पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने किया था, जैसे चिपको आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन है। ठीक है, दूसरा चिपको आंदोलन 2000 में आया था, स्थानीय लोगों ने किया था उत्तराखंड में नए हाइड्रो पावर्स प्रोजेक्ट के विरोध में। उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आप समझ ना, उत्तराखंड कितनी पवित्र हवा है, वहां कितनी सारी कंपनीज काम कर रही हैं। उससे आगे अगर बात कर ली जाए तो जितनी भी कंपनीज हैं, जहां केमिकल बनेगा तो भाई यकीनन आसपास की हवा तो परिवर्तित होगी, है ना? क्लियर है ना? आप देखते हैं यार, भट्टा भी गई हो, उसके आसपास भी यार इतना धुआं निकलता है, तो जितनी भी चीजें सब यार इफेक्ट तो करती है ना हमारे यहाँ। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर खत्म हो गई है, लेकिन मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि यार वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक टिके हुए तो कमेंट जरूर कर दिया करो, मुझे पता होना चाहिए तुम्हें क्लास कैसी लगी, अच्छी या बुरी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कल से अब एक भी लाइव ना तो बीच में रुकेगा, ना आफत होगी, ना हम आने देंगे, क्योंकि अब हमने पूरा बंदोबस्त कर लिया है और जान लगा देंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। तो दोस्तों फटाफट से नोट्स क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे लाइव में। ओके, धन्यवाद, जय हिंद। लाइव होगा रात को 8 बजे। क्लियर?